बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्लोरोस्कोपिक इमेजिंग। ठीक है, तो आपको अगर याद होगा तो हमने लास्ट टाइम जो है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ फ्लोरोस्कोप पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था अपना इंस्ट्रूमेंटेशन। तो अब उसमें हमने देखा था कि फ्लोरोस्कोप अगर हम यूज़ करें तो उसमें इमेजिंग कैसे होती है, हम फ्लोरोस्कोप यूज़ क्यों करते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ना है तो उसमें यह है कि जो हमने इमेज जो है वो एक्वायर किया, उसको बाद में हमने किस तरह से देखना है, वो डिस्प्ले कैसे होगा, इसके डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, उसको हम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं कि अगर हम बाद में उसको देखना चाहें तो हम किस तरह से उसको देख सकते हैं, या ऑन द स्पॉट अगर आप उसको पेशेंट का जब स्कैन हो रहा है, उसका प्रोसीजर हो रहा है, तो उस टाइम पे आप किस तरह से उन इमेजेस को देख सकते हैं। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं कि ऑप्टिकल कपलिंग होती है। ठीक है, ऑप्टिकल कपलिंग असल में होती क्या है? ऑप्टिकल सिस्टम ट्रांसमिट द आउटपुट ऑफ द इमेज इंटेंसिफायर टू द लाइट सेंसिटिव एरिया ऑफ द वीडियो कैमरा। इट्स मीन कि जो वीडियो कैमरा है वो अटैच्ड है किसके साथ? इमेज इंटेंसिफायर के साथ, जिसका जो आउटपुट पोर्शन है वहाँ से क्या है, जो सिग्नल निकलता है उसको क्या करना है? पिक करना है वीडियो कैमरा ने। तो इस तरह से इनके दरमियान में जो कनेक्शन है वो ऑप्टिकल सिस्टम के थ्रू है, जिसने ट्रांसमिट कर देना है उस इमेज को जो इमेज इंटेंसिफायर से आ रही है, और वो जा रही है कहाँ पे? वीडियो कैमरा में। द ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूटर इंक्लूड बीम स्प्लिटिंग मिरर। मीन्स कि ये जो ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने ट्रांसमिट करना है इन्फॉर्मेशन को, इसमें एक बीम स्प्लिटिंग मिरर होता है, जिसने क्या करना है, इस मिरर ने यहाँ से तो आपको नज़र आ रहा है कि बीम स्प्लिटिंग के उसने बीम को स्प्लिट करना है, ब्रेकअप करना है, 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में उसने उसको डिवाइड करना है, which direct a portion of the light from the image intensifier output window to an accessory device for the image recording। कि उसने क्या किया है, उस लाइट का जो कि आउटपुट फास्फोरस से आ रही थी, जो कि इमेज इंटेंसिफायर की आउटपुट विंडो है, वहाँ से जो लाइट आ रही है उसका कुछ पोर्शन को उसने डायरेक्ट कर दिया असेसरी डिवाइस की तरफ, जहाँ पे इमेज की रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, और बाकी जो होगी, जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है लाइट का, उसको उसने कहाँ कर ट्रांसफ़र करना है? वीडियो कैमरा की तरफ। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि जो लाइट आ रही है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बीम स्प्लिटिंग मिरर इस काम के लिए यूज़ होता है, जिसने बीम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो उसके बाद हम कहते हैं टू लेंसेज आर माउंटेड इन टेंडम। द वेडिकॉन आर प्लेस्ड एट द फोकल प्लेन्स ऑफ द टू लेंसेज। ये जो टू लेंसेज हम कह रहे हैं कि यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि वेडिकॉन कैमरा है, जो कि हम इन फोकल प्लेन्स में जो टू लेंसेज हैं उनकी जो फोकल प्लेन बनती है, जो उसका पाथवे बनता है, वहाँ पे हम उसको प्लेस करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या है? इमेज इंटेंसिफायर है, ये इसकी इनपुट विंडो है, ये इसकी आउटपुट विंडो है। यहाँ पे एक्सरेज आती हैं, उसके बाद यहाँ से लाइट सिग्नल जो प्रोड्यूस होता है और वो आगे ट्रांसफ़र होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास है बीम स्प्लिटिंग मिरर। यहाँ पे हमारे पास है टीवी कैमरा, जिसको हम वीडियो कैमरा कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास है फिल्म कैमरा। तो इस तरह बीम ने उसको क्या किया? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक साइड पे हम उसको देख सकते हैं, एक साइड पे हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न सिस्टम होता है। अब ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं? यूज़ टू व्यू द इमेज इंटेंसिफायर आउटपुट इमेज। कि हमने सबसे पहले इसको क्या करना है, हमने किस मकसद के लिए यूज़ करना है कि जो इमेज इंटेंसिफायर से आउटपुट इमेज आ रहा है, जो सिग्नल आ रहा है, जो लाइट सिग्नल आ रहा है, उसको देखने के लिए हम बेसिकली टेलीविज़न सिस्टम जो है वो यूज़ करते हैं, जो कि कंसिस्ट ऑफ होता है किस किस पे? टेलीविज़न कैमरा इसमें होता है, कैमरा कंट्रोल यूनिट होता है, और उसके बाद एक मॉनिटर होता है। द टेलीविज़न सिस्टम अलाउ फॉर रियल टाइम व्यू कि हम सीनी मोड में, वीडियो की मोड में हम क्या कर सकते हैं? प्रोसीजर को देख सकते हैं। तो टेलीविज़न सिस्टम जो है वो हमें इस चीज़ को अलाउ करता है, परमिट करता है कि आप रियल टाइम व्यू जो है वो फ्लोरोस्कोपिक इमेजेस का ले सकते हैं, और बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे डिफरेंट मोनीटर्स पे या एक ही मोनीटर पे बैठ के देख सकते हैं एट अ टाइम। तो ये जो फंक्शन है ये टेलीविज़न सिस्टम की वजह से होता है। टेलीविज़न से कैमरा ट्यूब की अगर हम बात करें तो आउटपुट फास्फोरस इज़ डायरेक्टली कपल्ड टू अ टेलीविज़न कैमरा ट्यूब।
कि ये जो इमेज इंटेंसिफायर का आउटपुट फास्फोरस विंडो है वो डायरेक्टली कपल हुई हुई है किसके साथ, टीवी कैमरा के साथ, कि वहाँ से सिग्नल ने डायरेक्ट टीवी कैमरा में जाना है। ठीक है, अब इसके आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, प्लम्बिकोन है, विडिकोन है, सीसीडी हो सकता है। तो अगर हम बेसिक वीडियो कैमरा की बात करें तो वो कंसिस्ट ऑफ होता है, उसके कुछ आप यहाँ पे देखें तो ये पार्ट्स हैं या कुछ उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाती है, वैक्यूम ट्यूब सिलेंडर होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली उसका डायमीटर की बात अगर हम करें तो 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। ठीक है, और उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो ट्यूब है, ये जो सिलेंडर है, ये सराउंडेड होता है किसके साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग कॉइल्स के साथ। तो इसके इन्वायरमेंट में या इसके सराउंडिंग एरिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग कॉइल्स होती हैं किसके, जो जो वैक्यूम ट्यूब है, जो जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो कॉइल्स हैं ये कितनी होती है, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी जो बात करते हैं वो हम कहते हैं फोटो कंडक्टिव टारगेट होता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन बीम होती है। उसके बाद टारगेट असेंबली में अगर हम देखें तो ग्लास प्लेट असेंबली होगी, सिग्नल प्लेट होगी और टारगेट होता है। तो इसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक है ग्लास प्लेट असेंबली, फिर है सिग्नल प्लेट और उसके बाद हम कहते हैं टारगेट। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन है विडिकॉन कैमरा की, जिसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, कैथोड है, दिस वन इज एनोड, ये हमारे पास कंट्रोल ग्रिड है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने कहा था कि इसके अराउंड सराउंडिंग में फोकसिंग कॉइल्स होती हैं, उसके बाद जो डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स होते हैं उसका भी 2 पेयर होता है। तो ये यहाँ पे देखें तो ये डिफ्लेक्टिंग कॉइल है, ये डिफ्लेक्टिंग कॉइल है, ये आपके पास फोकसिंग कॉइल्स हैं जो कि इसके सिलेंड्रिकल, जो हमारे पास वैक्यूम ट्यूब है उसकी सिलेंड्रिकल है, इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है। ठीक है, ये अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या है, वीडियो सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, ये ऑप्टिकल सिस्टम है। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि इसमें सबसे पहले ग्लास प्लेट होती है, सिग्नल प्लेट, टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये असेंबली इस तरह से होती है, नंबर 1 पे ग्लास प्लेट होगी, फिर नंबर 2 पे हमारे पास सिग्नल प्लेट है। ठीक है, ये 3 लाइंस अगर हम देखें तो ग्लास फेस प्लेट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिग्नल प्लेट है और टारगेट प्लेट है। ठीक है, तो अब जो ग्लास प्लेट होगी डेफिनेटली उसका जो फेस होगा वो ग्लास की तरफ होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे पहली जो होगी वो ग्लास फेस प्लेट होगी, फिर अगर हम देखें तो वो सिग्नल प्लेट होगी, और ये जो होगी ये टारगेट होगी जिसके ऊपर बीम आके टारगेट हो रही है, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है जिसने टारगेट होना है, तो ये वाली जो प्लेट होगी ये टारगेट प्लेट होगी। उसके बाद फिर हमारे पास ऑप्टिकल सिस्टम स्टार्ट हो जाता है जो उसके साथ आगे कनेक्टेड होगा। अब अगर हम टारगेट की बात करें, फंक्शनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन, अब ये जो ट्यूब है सिलेंड्रिकल जो ट्यूब है, ये जो वैक्यूम ट्यूब है, इसमें टारगेट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। थिन फिल्म ऑफ फोटो कंडक्टिव मटीरियल जो कि एंटीमनी सल्फाइड है, सस्पेंडेड एज ग्लोबुलस इन मिका मैट्रिक्स। अब ये जो फोटो कंडक्टिव मटीरियल है इसको हम यूज़ करके टारगेट बना रहे हैं। सबसे पहले ये फंक्शनली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरी बात ये कि इसका ये जो स्ट्रक्चर है या इसका आप ये कह लें कि उसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ से मिल के बनता है, तो डेफिनेटली ये क्या होगी, फोटो कंडक्टिव मटीरियल होगा। ठीक है, जिसके लिए हम एंटीमनी सल्फाइड यूज़ कर रहे हैं। द ऑप्टिकल कपलिंग लेंस फोकसेस द इमेज इंटेंसिफायर आउटपुट इमेज ऑन टू द टारगेट। ऑप्टिकल जो कपलिंग लेंसेज हैं उन्होंने क्या किया, फोकस कर दिया है किसको, इमेज को। ठीक है, बीम को, जो कहाँ से आ रही थी, इमेज इंटेंसिफायर के आउटपुट से आ रही थी, और उसको फोकस उन्होंने कहाँ पे किया है, टारगेट पे। ठीक है, फॉर्मिंग अ चार्ज इमेज विद इन द फोटो कंडक्टिव लेयर। उसके बाद हम कहते हैं दिस लेटेंट इमेज। अब ये जो बनी है ये इमेज जो है वो लेटेंट है, जिसको हम अभी रीड आउट नहीं कर सकते। उसको रीड आउट करने के लिए आगे हमें फर्दर काम करना पड़ेगा। दिस लेटेंट इमेज इज रीड आउट बाय द इलेक्ट्रॉन बीम। उसको रीड आउट करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन बीम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, विच स्कैन्स अक्रॉस द टारगेट इन अ सीरीज ऑफ हॉरिजॉन्टल रेस्टर लाइन्स। ठीक है, तो इस तरह से हम जो लेटेंट इमेज थी, जो हिडन इमेज है, उसको हम रीड आउट कर सकते हैं। एट द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन बीम मूव्स अक्रॉस द टारगेट
एट द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन बीम जो कि मूव कर रही है क्रॉस द टारगेट, अ करंट सिग्नल इज प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे जब वो क्रॉस कर रही है टारगेट को तो वहाँ पे क्या होगा, करंट सिग्नल प्रोड्यूस्ड होगा दैट रिप्रेजेंट द टू डायमेंशनल इमेज। ये जो करंट सिग्नल प्रोड्यूस्ड हुआ था उसने क्या किया, रिप्रेजेंट किया एक टू डायमेंशनल इमेज को एज अ कॉन्टिन्यूस सीरीज ऑफ रेस्ट्रल लाइन्स विद डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स। ठीक है, डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये टारगेट का फंक्शन है कि इसने क्या करना है बेसिकली, इसका यहाँ पे ये जो टेलीविजन कैमरा ट्यूब है इसमें इसका क्या फंक्शन होता है। उसके बाद हम वीडियो सिग्नल की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं ये जो वीडियो सिग्नल है, व्हेन ग्लोबुलीज अब्सॉर्ब लाइट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। अब ये जो ग्लोबुलस है ये कहाँ पे है, हमने कहा था कि ये जो एंटीमनी सल्फाइड हम यूज़ कर रहे हैं जो कि फोटो कंडक्टिव मटेरियल है जो कि हम टारगेट के लिए यूज़ करते हैं, वो सस्पेंडेड होते हैं ग्लोबुलस में। ठीक है, अब ये जो ग्लोबुलस है इन्होंने क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है लाइट को और फिर क्या करेंगे, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेंगे। ठीक है, द ग्लोबुली बिकम पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो फिर उसके बाद इस पर पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन्स द इलेक्ट्रिकल इमेज, इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन्स द इलेक्ट्रिकल इमेज स्टोर्ड ऑन द टारगेट। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन बीम से इलेक्ट्रिकल जो इमेज है ये स्टोर हो रही है किस पे, टारगेट पे, एंड फिल इन द होल्स लेफ्ट बाय द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। कि इलेक्ट्रॉन बीम्स जो आ रही है उसने पहले तो फिल किया है किसको, टारगेट, ठीक है, स्टोर किया है इमेज को किस पे, टारगेट पे, और उसके बाद इसने फिल किया है किसको, ये जो होल्स क्रिएट हुए थे जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट होते हैं तो पीछे जो होल रह जाते हैं उसको फिल करती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करती है, डिस्चार्जिंग द टाइनी ग्लोबुलर कैपेसिटर्स। ठीक है, when the electrons in beam neutralized, when the electrons in the beam neutralize the positive charge in the globulus, क्योंकि ग्लोबुलस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जिन्होंने इन होल्स को फिल किया है तो फिर उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया पॉजिटिव चार्ज को, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सिग्नल प्लेट लीव द प्लेट वियर रजिस्टर, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ने सिग्नल प्लेट को लीव कर दिया थ्रू द रजिस्टर। दीज मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ से मूविंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फॉर्म अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर, तो ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ उनकी वजह से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे, थ्रू द रजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। This voltage when collected for each neutralized globally, ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूट द वीडियो सिग्नल, कि ये जो हमने कहा है दिस वोल्टेज, कि ये जो वोल्टेज अप्लाइड है, वोल्टेज अक्रॉस द क्रिस्टल की जो रजिस्टर की जो हमने बात की थी, दिस वोल्टेज व्हेन कलेक्टेड फॉर ईच, कि कोई जो जो जितने भी जो ग्लोबली हैं वो न्यूट्रलाइज्ड हुए हैं। ठीक है, तो वोल्टेज हम वहाँ से जब कलेक्ट करते हैं तो फिर वहाँ उसकी वजह से एक वीडियो सिग्नल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है, एक वीडियो सिग्नल जो है वो रिप्रेजेंट होता है या बन के हमारे सामने आता है। ठीक है, तो इसको हम वीडियो सिग्नल कहते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, इस इमेज में अगर हम देखें तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये टारगेट प्लेट है, फिर हमारे पास सिग्नल प्लेट है, फिर हमारे पास क्या है, ग्लास फेस प्लेट, जो कि तीनों जो प्लेट्स होती हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे के साथ लेयर्ड होती हैं। अब अगर हम सबसे पहले यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास है टारगेट प्लेट। ठीक है, इसमें ग्लोबली है और ये मिक्का है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे ही लाइट आती है टारगेट प्लेट पे इंसर्ट करेगी तो फिर हम कहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकलते हैं और पीछे जो है वो पॉजिटिव चार्ज है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लेटेंट इमेज भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इमेज भी कह सकते हैं। अब फिर उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम आती है। इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो जब इसके साथ इंटरेक्ट करती है तो ये जो होल्स क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से ग्लोबुले में पॉजिटिव चार्ज आता है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देती है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो गया, तो ये इस तरह से फंक्शन होता है।
उसके बाद फिर हमारे पास जब पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाता है और ये जो हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने कहा था कि ये जो वोल्टेज है जो कलेक्टेड हो रही है कहाँ से, न्यूट्रलाइज्ड ग्लोबुले से, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, वीडियो सिग्नल क्रिएट होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये न्यूट्रलाइज्ड ग्लोबुले है, यहाँ से क्या होता है फिर वीडियो सिग्नल जो है वो जनरेट होता है। अब उसके बाद अगर हम टेलीविज़न मॉनिटर की बात करें, द वीडियो सिग्नल, जो कि वीडियो सिग्नल हमने पीछे अभी प्रोड्यूस किया, हमने बात किया कि ये कैसे बना है। द वीडियो सिग्नल प्रोड्यूस्ड बाय द वीडियो कैमरा इज कन्वर्टेड इनटू अ विजिबल इमेज बाय द मॉनिटर। कि वीडियो सिग्नल अब क्या है, मॉनिटर तक पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद वो जो लेटेंट इमेज थे जो हमें नज़र नहीं आ रहा है वो कन्वर्ट होता है किस में, विजिबल इमेज में बाय द मॉनिटर। contains picture tube and control for regulating brightness and contrast, ठीक है। कि हमारे पास ये जो मॉनिटर है, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, ये जो मॉनिटर है, ये जो पिक्चर ट्यूब है, ये जो कंट्रोल्स हैं, उसकी वजह से ये मॉनिटर पे इमेज जो है वो नज़र आ रहा है। जो विजिबल इमेज है उसकी ब्राइटनेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कंट्रास्ट को सेट कर सकते हैं, उसको इन्हेंस कर सकते हैं, उसको जूम कर सकते हैं, उसको इस तरह से डिफरेंट मोड्स में डिस्प्ले कर सकते हैं। पिक्चर ट्यूब कंटेन्स इलेक्ट्रॉन गन, कंट्रोल ग्रिड, एनोड एंड फोकसिंग कॉइल्स, ठीक है, जिसमें डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स होती हैं। उसके बाद हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग या फोकसिंग जो कॉइल्स होते हैं उन्होंने क्या करना है, कंट्रोल करना है किसको, इलेक्ट्रॉन बीम को, ठीक है। और इसको सिंक्रोनाइज करना है किसके साथ, कैमरा ट्यूब के साथ, क्योंकि इसने बीम को फोकस करने देना होता है, डिफ्लेक्ट करना होता है अगर वो रॉन्ग पाथवे पे हो। उसके बाद उसमें क्या होता है, कंट्रोल ग्रिड्स होते हैं जिसने क्या करना है, रिसीव करना है वीडियो सिग्नल को, कहाँ से, फ्रॉम द कैमरा कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल ग्रिड। उसके बाद एनोड आ जाता है, एनोड ने क्या करना है, कैरी करना है हायर पोटेंशियल, कितना, 10,000 वोल्ट, और एक्सेलेट करना है इलेक्ट्रॉन बीम को टू मच हायर वेलोसिटी, ठीक है। कि एनोड पे हम इतना हाई वोल्टेज जो है वो अप्लाई करते हैं, वो इसको कैरी कर सकता है, उसका इतना पोटेंशियल होता है, इसकी वजह से हाई वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो एक्सेलेट होती है टू मच हायर वेलोसिटी। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं कहाँ पे, फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे, और इमिट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ लाइट फोटोन्स। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, कैथोड, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है एनोड, जो कि सिंपल हमारे पास होता है, कैथोड होता है, एनोड होता है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है इलेक्ट्रॉन गन, जहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो इमिट होती है, ठीक है। उसके बाद ये है हमारे पास कंट्रोल ग्रिड, दिस वन कंट्रोल ग्रिड, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फोकस कॉइल्स, जिसने बीम को फोकस करना है। ये हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्टिंग कॉइल, जिसने बीम को डिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम निकलेगी, फिर उसके बाद दरमियान में फोकस कॉइल्स आती हैं, डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स आती हैं, ठीक है। ये कंट्रोल ग्रिड है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन बीम है, ठीक है। ये कहाँ पे फॉल करेगी, फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे, ठीक है। ये टेलीविज़न मॉनिटर की सिंपल असेंबली होती है कि वो इस तरह से प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम इमेज रिकॉर्डिंग की बात करें, टू मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग द फ्लोरोस्कोपिक इमेज। फर्स्ट वन अगर हम देखें तो लाइट इमेज फ्रॉम आउटपुट फास्फोरस, लाइट इमेज फ्रॉम द आउटपुट फास्फोरस, ठीक है। वो रिकॉर्ड हो रही है कैसे, ऑन द फिल्म, ठीक है, विद अ फोटो स्पॉट कैमरा और सिनी कैमरा। कि हम लाइट इमेज जो कि आउटपुट फास्फोरस से आ रही है उसको हम या तो हार्ड कॉपी में फिल्म के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। और वो किस तरह से होगी, एक सिंगल इमेज की तरह, ठीक है। या फिर हम सिनी कैमरा के थ्रू उसको एज अ मूविंग इमेज जो है तब भी उसको क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं उस अपने पास। उसके बाद हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेटेड बाय टीवी कैमरा। उसमें क्या होता है, इंक्लूड्स मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। तो हम इस तरह से मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क की फॉर्म में भी इसको क्या कर सकते हैं, अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं डायरेक्ट फिल्म रिकॉर्डिंग, कि अगर हम डायरेक्ट फिल्म रिकॉर्डिंग करें तो उसमें किस तरह से हो सकती है।
स्पॉट फिल्म डिवाइसेस इसके लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास फ्लोरोस्कोपिक सिस्टम आ जाता है, ठीक है। अब फ्लोरोस्कोपिक सिस्टम जो स्पॉट फिल्म डिवाइसेस है इसके लिए किस तरह का होगा? फ्लोरोस्कोपिक सिस्टम डिजाइंड फॉर द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इमेजिंग आर जनरली इक्विप्ड विद अ स्पॉट फिल्म डिवाइस, कि हम जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इमेजिंग के लिए फ्लोरोस्कोपिक सिस्टम यूज़ करते हैं वो मोस्टली क्या होता है, स्पॉट फिल्म डिवाइस ही होता है, ठीक है, कि उसमें हम स्पॉट फिल्म जो है वो हमारे पास सेव हो सकती हैं, हम उसको अपने पास देख सकते हैं। अब स्पॉट फिल्म जो डिवाइस होती है वो क्या करती है, अलाउ करती है एक्सपोजर ऑफ द कन्वेंशनल स्क्रीन फिल्म कैसेट इन कंजक्शन विद फ्लोरोस्कोपिक व्यू, ठीक है, कि हम क्या करते हैं, कन्वेंशनल जो स्क्रीन फिल्म कैसेट होती है उसको इसके साथ अटैच करके आप फ्लोरोस्कोपिक व्यू भी ले सकते हैं। दिस रेदर फैमिलियर सिस्टम लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द इमेज इंटेंसिफायर, ठीक है, कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, located in front of image intensifier accept the screen film cassette and parks it out of the way during फ्लोरोस्कोपी। कि हमारे पास सिंपल स्पॉट फिल्म डिवाइस की अगर हम बात करें, इसमें क्या होगा कि हमारे पास इमेज इंटेंसिफायर से जो वीडियो सिग्नल आता है, ठीक है, वो आगे ट्रांसफ़र होगा, उसके रास्ते में अगर हम देखें तो हमारे पास एक असेंबली होगी जिसको हम फिल्म कैसेट कह सकते हैं, ठीक है, जो हम जैसे कन्वेंशनल एक्सरेज में यूज़ कर सकते हैं, कन्वेंशनल जो स्क्रीन फिल्म कैसेट आप कह सकते हैं, ठीक है, वो हम इसमें यूज़ करके स्पॉट फिल्म जो है वो भी ले सकते हैं। तो ये जो कन्वेंशनल स्क्रीन फिल्म कैसेट है इसी को बेसिकली हम स्पॉट फिल्म डिवाइस कहते हैं, कि हमारे पास एक जो स्पॉट फिल्म के सीन ही नहीं है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट हम इसमें नहीं ले रहे, आप ऑन द स्पॉट उसके एक फिल्म जो है वो अपने पास ले लेते हैं, उसको आप देख सकते हैं, उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये इस तरह का फिनोमिना होता है इसमें। कैसेट में बी लोडेड फ्रॉम द फ्रंट एंड रेयर डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइन ऑफ द सिस्टम, कि हम कैसेट को उसके फ्रंट से भी लोड कर सकते हैं, उसको बैक से कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि जो जो सिस्टम है जो हम यूज़ करें फ्लोरोस्कोपिक सिस्टम, उसमें डिज़ाइन किस तरह का है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें एक सिस्टम की, स्टैंडर्ड स्पॉट फिल्म इमेजिंग कॉन्फ़िगरेशन typical for gastrointestinal fluoroscopy equipment. The screen film cassette is parked out of the X-ray field until the spot film trigger is pressed, causing both the cassette and the formatting mask to move into the position, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास सिंपल जो स्टैंडर्ड यूज़ होता है स्पॉट फिल्म फ्लोरोस्कोपिक सिस्टम्स या यूनिट वो है, ठीक है, जिसको हम रूटीन में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर्स हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। कि आपने किसी जगह पे एक स्पॉट फिल्म लेनी है, ठीक है, आपने कैसेट लोड की, ठीक है, उस एरिया का आपने स्पॉट फिल्म लिया, वो आपके पास रिकॉर्ड होगी, उसको फिर आप बाद में क्या है कि फ़िल्म की फॉर्म में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। जब वो कैसेट जो होगी वो रीड आउट करेंगे, अगर हम डिजिटल की बात करें, ठीक है, सीआर सिस्टम या डीआर सिस्टम की बात करें, तो उसको जब हम रीड आउट करवाते हैं तो वो हमारे पास मॉनिटर में आ जाती है, ठीक है, कि कैसेट पे जो है वो फिल्म जो है वो कैसेट पे जो है आपका इमेज जो है वो सिग्नल जो है वो स्टोर हो गया। उसके बाद जब हम उसको रीड आउट करवाते हैं रीडर में, उसके बाद वो हमारे पास कहाँ है, मॉनिटर में सेव हो जाती है, जो हमारे पास सीआर सिस्टम होता है। अब वो वहाँ पे हमारे पास एक सिंगल स्पॉट फिल्म होगी जिसको हम प्रिंट के फॉर्म में ले सकते हैं या फिर हम मॉनिटर पे ही उसको देख सकते हैं, उसमें सीनी मोड नहीं होगा। The X-ray field size is also reduced automatically by the collimators. कॉलीमेटर्स का फंक्शन ही यही होता है, अगर हम हर जगह बात करें जिस भी सिस्टम में, कि कॉलीमेटर्स ने क्या करना होता है, एक्सरे फील्ड को रिड्यूस करना है, साइज़ को रिड्यूस करना है एट द टाइम ऑफ एक्सपोजर। क्यों? ताकि हम स्कैटर रेडिएशन को मिनिमाइज कर सकते हैं और पेशेंट की डोज को डिक्रीज कर सकें। ये कॉलीमेटर का फंक्शन होता है। उसके बाद हम कहते हैं द फ्लोरोस्कोपिस्ट कैन ओवरराइड दिस ऑटोमेटिक कॉलिमेशन टू फर्दर रिड्यूस द एक्सरे फील्ड। के ये जो फ्लोरोस्कोपिक पर्सनल होता है, जो एम्प्लॉय है, जो वहाँ पे काम कर रहा है, वो उस ऑटोमेटिक कॉलिमेशन को इंक्रीज करके ज़्यादा एक्सरे फील्ड को भी रिड्यूस कर सकता है जितना रिक्वायर्ड हो, ठीक है। स्पॉट फिल्म इमेजिंग uses essentially
द सेम टेक्नोलॉजी एज कन्वेंशनल स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी। कि स्पॉट फिल्म जो इमेजिंग है उसमें हम वही वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जो कन्वेंशनल स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी में होती है, क्योंकि दोनों का जो फंक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अब डिफरेंस इसमें क्या होता है? डिफरेंस एंड लिमिटेशन ऑफ स्पॉट फिल्म इमेजिंग कंपेयर्ड विद जनरल रेडियोग्राफी। वन मेजर लिमिटेशन इज द रेंज ऑफ फिल्म साइजेस अवेलेबल फॉर स्पॉट फिल्म इमेजिंग, कि उसमें एक स्पेसिफाइड रेंज की जो फिल्म साइजेस होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, उससे ज़्यादा छोटे या बड़े अवेलेबल नहीं होते। Although some older fluoroscopic equipment is limited to a single size, कि उसमें सिर्फ एक ही सिंगल साइज होता था, इससे ज़्यादा साइज ही नहीं होते थे, और वो कितना होता था? यूजुअली 24x24 सेंटीमीटर। करंट जो इक्विपमेंट है वो अलाउ करता है आ रेंज ऑफ फिल्म यूजेस फिल्म साइजेस टू बी यूज्ड, और वो कितना है? 20 से 25 सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर 24 टू 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाले जो साइजेस हैं अब जो है मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स हैं जो अब प्रेजेंट हैं उनमें ये यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद हम कहते हैं ये जो स्पॉट फिल्म डिवाइसेस हैं यूजुअली अलाउ मोर देन वन इमेज टू बी ऑब्टेन्ड इन अ सिंगल फिल्म, कि एक फिल्म पे हम स्पॉट फिल्म डिवाइसेस की वजह से ज़्यादा इमेजेस भी ले सकते हैं, मोर देन वन इमेज। लेकिन जो जेनर रेडियोग्राफी होती है उसमें हम इस तरह का काम नहीं कर सकते। हमारे पास क्या है कि उसमें एक फिल्म पे आप एक ही इमेज ले सकते हैं, सिंगल फिल्म के लिए सिंगल इमेज होगा। फॉर्मेट्स टिपिकली इंक्लूड 1, 2, 3, 4 और 6 इमेजेस ऑन अ फिल्म, क्योंकि क्या होता है कि हमने जब आईपी है जिसपे क्या है जो वीडियो सिग्नल था, जो लेटेड इमेज है वो स्टोर हो गया, तो जब हम उसको रीड आउट करते हैं हमारे पास मॉनिटर में आ जाता है। आपने एक एक्सपोजर लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, तो आपके पास 4 इमेजेस फॉर एग्जांपल हैं, तो उन चारों को आप 4 वाला फॉर्मेट यूज़ करने के बाद आप उसको क्या है एक फिल्म पे प्रिंट कर सकते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे हम एक फिल्म के लिए मोर देन वन इमेज जो है वो प्रिंट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मूविंग द स्पॉट फिल्म डिवाइस क्लोजर टू द पेशेंट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मैग्निफिकेशन एंड डिक्रीजेज द पेशेंट रेडिएशन डोज, के इस तरह से हम अमाउंट ऑफ मैग्निफिकेशन को कम कर सकते हैं और पेशेंट की जो रेडिएशन डोज है उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं। अ नंबर ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट पेशेंट डोजेस इन स्पॉट फिल्म इमेजिंग, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? सबसे पहले सोर्स टू स्किन डिस्टेंस। नंबर ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग पेशेंट डोजेस इन स्पॉट फिल्म इमेजिंग में सबसे पहले हमारे पास क्या है? द सोर्स टू स्किन डिस्टेंस इज शॉर्टर इन स्पॉट फिल्म इमेजिंग देन इन जनरल रेडियोग्राफी। उसके बाद हम कहते हैं although the automatic exposure control system fixes the exposure to the screen, the shorter source to skin distance increase the inverse square reduction in the radiation intensity as it passes through the patient। जहाँ पे जैसे हमने बात की थी कि ये जो सोर्स टू स्किन डिस्टेंस है उसमें क्या होता है कि इज शॉर्टर इन स्पॉट फिल। ठीक है, ये जो स्पॉट फिल इमेजिंग है जो फ्लोरोस्कोपिक सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं इसमें शॉर्टर होता है एज़ कम्पेयर टू जनरल रेडियोग्राफी, पहली बार। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे पास क्या है कि पेशेंट की डोज भी इफ़ेक्ट होगी और मैग्निफिकेशन पे भी इफ़ेक्ट आएगा। तो ये स्पॉट फिल्म इमेजिंग में ये डिस्टेंस जो है वो शॉर्टर होता है क्योंकि वहाँ पे रेडिएशन का एक्सपोजर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में भी ज़्यादा होगा और पेशेंट का भी एक्सपोजर ज़्यादा हो सकता है, तो ये जो है ये कम है। तो जनरल रेडियोग्राफी में ये जो डिस्टेंस होता है ये ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑल्दो द ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल सिस्टम फिक्सेस द एक्सपोजर टू द स्क्रीन, कि ये जो ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल है इसने क्या करना होता है? ऑटोमेटिकली एक्सपोजर को कंट्रोल करना होता है। उसने क्या किया? एक्सपोजर को फिक्स तो कर दिए लेकिन द शॉर्टर सोर्स टू स्किन डिस्टेंस, ठीक है, कि अगर सोर्स टू स्किन जो डिस्टेंस है वो शॉर्ट है तो फिर इंक्रीज द इनवर्स स्क्वायर रिडक्शन, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है इनवर्स स्क्वायर रिडक्शन इन रेडिएशन इंटेंसिटी एज इट पासिस थ्रू द पेशेंट। ठीक है, तो हमें अगर हम उस चीज़ को जहन में रखें कि जब हम लारा के प्रिंसिपल पे बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम टाइम
ठीक है, डिस्टेंस। और अब ये जो टाइम और डिस्टेंस है, ये यहाँ पे भी हम इसको अप्लाई करें तो अगर हम एक्सपोजर ज़्यादा टाइम के लिए देंगे तो डेफिनेटली एक्सपोजर जब ज़्यादा टाइम के लिए आप देंगे, कंटिन्यूस देंगे, तो पेशेंट डोज इंक्रीज होगी। अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो उसके साथ क्या होगा, एक्सपोजर जो है वो कम होता है। ठीक है, दिस इंक्रीज टेंड टू मेक द स्किन एंट्रेंस एक्सपोजर हायर। ठीक है, दिस इंक्रीज टेंड्स टू मेक द स्किन एंट्रेंस एक्सपोजर हायर। द फील्ड साइज इन स्पॉट फिल्म इमेजिंग इज जनरली स्मॉलर देन दैट यूज्ड इन जनरल रेडियोग्राफी। कि जो फील्ड साइज था जो हम स्पॉट फिल्म इमेजिंग में यूज़ कर रहे हैं वो जनरली स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू जनरल रेडियोग्राफी। ये भी इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं दिस स्मॉलर फील्ड साइज रिड्यूस द स्कैटर एंड देयरफॉर टेंड्स टू रिड्यूस डोज। कि इसके साथ क्या है, स्कैटर रेडिएशन भी रिड्यूस हो रही है और साथ में हम कहते हैं कि डोज भी रिड्यूस हो रही है। फॉर द सेम रीजन ग्रिड्स यूज्ड इन फ्लोरोस्कोपी जनरली हैव अ लोअर ग्रिड रेशियो। ठीक है, and therefore a smaller Bucky factor which also leads to lower dose। ठीक है, कि स्मॉलर फील्ड साइज है। ठीक है, उसकी वजह से स्कैटर रेडिएशन रिड्यूस हो गई है। ठीक है, और उसकी वजह से फिर क्या होगा, रिड्यूस डोज हो जाएगी। इसी वजह से हम कहते हैं कि फॉर द सेम रीजन ग्रिड यूज्ड फ्लोरोस्कोपी में जो यूज़ हो रही है ग्रिड जनरली हैव अ लोअर ग्रिड रेशो, कि उसकी जो ग्रिड रेशो होती है वो कम होती है क्योंकि इसमें फील्ड साइज कम होता है, जिसकी वजह से स्कैटर रेडिएशन और डोज रिड्यूस हो जाती है। दिस इफेक्ट टेंड्स टू ऑफसेट ईच अदर टू अ लार्ज एक्सटेंट। उसके बाद हम कहते हैं वन ऑफ द मेजर shortcoming of the conventional spot film devices is the delay involved in the moving the cassette into a position for exposure। कि हमने क्या है कि इसमें जो शॉर्ट कमिंग है या आप ये कह लें कि ड्रॉबैक है वो उसमें यही होते हैं कि हमारे पास क्या है कि जो जो कन्वेंशनल स्पॉट फिल्म डिवाइस है इसमें हमने क्या करना है कि जो जिस जगह को आपने एक्सपोज करना है उस जगह पे हमने केसेट को मूव करना है। अगर हमने केसेट मूव करने में और एक्सपोजर देने में थोड़ा सा भी डिले डाला है, ठीक है, उनके जो है आपस में सिंक्रोनाइज अगर टाइम नहीं होता है तो फिर हमारे पास क्या है, एक रॉन्ग एक्सपोजर होगा। इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इमेजिंग दिस डिले कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग फोटोफ्लोरोग्राफी। तो इसमें क्या करते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो इमेजिंग है इसमें हम इस डिले को ओवरकम करने के लिए हम फोटोफ्लोरोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन वास्कुलर इमेजिंग more rapid film movement is achieved by with automatic film changer। कि यहाँ पे तो हम फोटो फ्लोरोग्राफी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वास्कुलर इमेजिंग में क्योंकि हमें रैपिड फिल्म मूवमेंट रिक्वायर्ड होती है तो फिर इस वजह से हम ऑटोमेटिक यूज़ करते हैं, हम उसको मैन्युअली नहीं कर सकते। ठीक है, ऑटोमेटिक अगर फिल्म चेंजर की हम बात करें तो वो क्या होता है, द ऑटोमेटिक फिल्म चेंजर यूज्ड इन वास्कुलर इमेजिंग आर आल्सो स्क्रीन फिल्म सिस्टम। ठीक है, दे कैन बी फाउंड इन सेवरल वराइटीज, सम आर लार्ज। ठीक है, जो कि फ्लोर माउंटेड हो सकते हैं बॉक्सेस, बट सिस्टम्स मोर कॉमनली यूज्ड टुडे माउंट ऑन द इमेज इंटेंसिफायर। कि अगर बहुत ज़्यादा लार्ज होंगे तो फ्लोर माउंटेड बॉक्सेस होते हैं, लेकिन जो रूटीन में सिस्टम्स में यूज़ होता है वो कौन से होते हैं कि वो इमेज इंटेंसिफायर के साथ ही माउंटेड होते हैं। ठीक है, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सप्लाई मैगजीन फॉर होल्डिंग अनएक्सपोज्ड फिल्म। कि ये जो बॉक्स है इसमें अनएक्सपोज्ड फिल्म जो है वो होल्ड हुई हुई होंगी। ठीक है, अ रिसीविंग मैगजीन, अ पेयर ऑफ रेडियोग्राफिक स्क्रीन्स। ठीक है, एंड अ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफरिंग फिल्म। अब इसमें क्या क्या चीज़ है, तीन चार चीज़ें इकट्ठी हैं। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सप्लाई मैगजीन, ठीक है, फॉर होल्डिंग अनएक्सपोज्ड फिल्म नंबर 1। उसके बाद रिसीविंग मैगजीन, एक सप्लाई मैगजीन, फिर उसके बाद रिसीविंग मैगजीन। जो सप्लाई मैगजीन है उसमें अनएक्सपोज्ड फिल्म्स भी हैं साथ में। ठीक है, उसके बाद रिसीविंग मैगजीन है, उसके बाद पेयर ऑफ रेडियोग्राफिक स्क्रीन्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर मैकेनिज्म होता है कि फॉर ट्रांसफरिंग द फिल्म, कि ये जो फिल्म है उसको सप्लाई हो रहा है और आगे से रिसीव हो रहा है, तो वो मैकेनिज्म जो है वो काम करेगा इसमें। व्हेन एन एक्सपोजर इज रिक्वायर्ड द स्क्रीन्स आर मैकेनिकली सेपरेटेड। ये जो स्क्रीन्स यहाँ पे थी रेडियोग्राफिक स्क्रीन्स का पेयर होता है वो मैकेनिकली सेपरेट होंगी। द फिल्म इज पुल्ड
इनटू प्लेस बिटवीन देम, ठीक है। तो दोनों स्क्रीन्स के दरमियान में जो फिल्म ने है वो प्लेस होना है, ठीक है, और दे आर क्लोज्ड, उसके बाद वो दोनों स्क्रीन्स जो है वो क्लोज्ड हो जाती हैं। ये मैकेनिज्म जो है वो परफॉर्म होते हैं। आफ्टर द फिल्म इज एक्सपोज्ड, ठीक है, कि जब फिल्म जो है वो एक्सपोज हो जाएगी उसके बाद स्क्रीन्स ने क्या होना है, सेपरेट हो जाना है, ठीक है। पहले वो क्लोज हो गई थी, दरमियान में फिल्म को वो आप ये कह लें कैप्चर कर लेते हैं। जब फिल्म जो है वो एक्सपोज हो जाएगी उसके बाद स्क्रीन से सेपरेट हो जाना है। द फिल्म इज मूव्ड, ठीक है। अब क्या है, फिल्म जब स्क्रीन सेपरेट हो गई है, फिल्म ने मूव करना है टूवर्ड्स द रिसीवर, ठीक है। जब रिसीवर की तरफ जो फिल्म है वो मूव करेगी तो एक और फिल्म जो है वो पुल करेगी और प्लेस करेगी कहाँ पे, दोनों स्क्रीन्स के दरमियान में, और नेक्स्ट एक्सपोजर जो है वो परफॉर्म होगा। द नंबर ऑफ फिल्म्स एंड फिल्मिंग रेट मस्ट बी प्री प्रोग्राम्ड फॉर प्रॉपर ऑपरेशन। अब ये हमें पहले से हमने ये सारी सेटिंग करनी होती है कि कितने नंबर ऑफ फिल्म्स जो है वो रिक्वायर्ड है, कितनी नंबर ऑफ फिल्म्स जो है वो मतलब चेंज होंगी, ठीक है, और फिल्मिंग रेट कितनी स्पीड से होगा, ये सब जो है वो पहले से प्री प्रोग्राम्ड होता है फॉर प्रॉपर फंक्शन। उसके बाद हम फोटो स्पॉट कैमरा की बात करते हैं। रिकॉर्ड्स द इमेज आउटपुट, ठीक है, ऑन अ फिल्म, रिकॉर्ड द इमेज आउटपुट, ठीक है, ऑन अ फिल्म, इसको हम कहते हैं फोटो स्पॉट कैमरा। अब फिल्म में अगर हम बात करें, रोल फिल्म जो होती है इसका क्या है, या फिर कट फिल्म होती है या रोल फिल्म होती है, जो कि 10 सेंटीमीटर उसका साइज होता है, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है, नंबर 1 में रिडक्शन इन पेशेंट एक्सपोजर। स्पॉट फिल्म में अगर हम बात करें एडवांटेज क्या, तो इसमें रिडक्शन इन पेशेंट एक्सपोजर होता है। फिल्म डज नॉट हैव टू बी चेंज्ड, फिल्म को चेंज नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो उसकी वजह से एक्सपोजर भी फिर रिड्यूस होता है। बिटवीन द एक्सपोजर जो है वो हम कहाँ पे फिल्म को चेंज नहीं करते, ठीक है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि पेशेंट का जो एक्सपोजर है इसमें रिड्यूस होता है। उसके बाद हम कहते हैं जो थर्ड पॉइंट है, एक्सपोजर टाइम्स आर शॉर्टर, मोशन इज लेस लाइकली प्रॉब्लम। तो एक्सपोजर टाइम इसमें जब रिड्यूस होगा तो जो ऑर्गन की मोशन होती है वो उसकी वजह से हमारे पास ड्रॉबैक नहीं आता, उसकी वजह से हमारे पास आर्टिफैक्ट नहीं आता। अगर लॉन्ग एक्सपोजर होगा तो उसके दरमियान में मोशन के मूवमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिल्म्स कैन बी टेकन मोर रैपिडली, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं पॉसिबल टू रिकॉर्ड एंड व्यू इमेज एट सेम टाइम, कि हम उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं एक ही टाइम पे। ये होता है फोटो स्पॉट कैमरा। उसके बाद हम कहते हैं फ्रेमिंग विद फोटो स्पॉट कैमराज। फ्रेमिंग में अगर हम देखें तो ये अवेलेबल होती है, ठीक है, अवेलेबल एरिया ऑन फिल्म, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं द आउटपुट फास्फोरस ऑफ इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब जो होती है इज राउंड। अब इमेज इंटेंसिफायर का जो आउटपुट फास्फोरस विंडो है वो राउंड है, ठीक है, एंड शेप ऑफ फिल्म इज स्क्वेयर, वो राउंड है और शेप ऑफ फिल्म क्या है वो स्क्वेयर है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं 4 फ्रेमिंग, इसमें पैटर्न्स होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 है एग्जैक्ट फ्रेमिंग, इक्वल एरिया फ्रेमिंग, मीन डायमीटर फ्रेमिंग, टोटल एरिया फ्रेमिंग, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इक्वल एरिया फ्रेमिंग और मीन डायमीटर जो फ्रेमिंग होती है इज रिकमेंडेड फॉर मोस्ट क्लिनिकल सिचुएशन। अब ये जो फ्रेमिंग है ये क्यों यूज़ किया है, क्योंकि दोनों की जो शेप है वो डिफरेंट है, तो दोनों की जो आपस में असेंबली है वो डिफरेंट होगी। एक ही राउंड शेप है, एक ही हमारे पास स्क्वायर शेप है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास डिफरेंट फ्रेमिंग है, ठीक है। अब ये है फिल्म एरिया यूज्ड। अब यहाँ पे हम देखें तो फ्रेमिंग मोड है, ठीक है। अब फ्रेमिंग मोड में हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट फ्रेमिंग, इक्वल एरिया फ्रेमिंग, मीन डायमीटर फ्रेमिंग और टोटल टोटल ओवर फ्रेमिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इलस्ट्रेशन है, तो एग्जैक्ट फ्रेमिंग में हमारे पास इस तरह से आ जाती है कि एक जो है वो स्क्वायर है और एक जो है वो राउंड है, तो ये है एग्जैक्ट फ्रेमिंग। अब इसमें अगर हम देखें तो इक्वल एरिया फ्रेमिंग में कि दोनों का अगर हम एरिया वाइज देखें तो एरिया सेम होना चाहिए, लेकिन क्या है कि जो सर्कल है वो शेप वो बाहर जा रही है, ठीक है। अब इसमें क्या है, मीन डायमीटर, कि दोनों का अगर हम मीन डायमीटर कैलकुलेट करें तो वो सेम हो, तो ये है मीन डायमीटर फ्रेमिंग। और ये हमारे पास क्या है, टोटल ओवर फ्रेमिंग,
कि ओवर फ्रेमिंग हो रही है, जो स्क्वायर है वो राउंड के अंदर आ रहा है, बिल्कुल उसके अंदर। तो यहाँ पे हम देखें तो फिल्म एरिया यूज्ड कितना था, 79%। इसमें अगर हम देखें तो इक्वल एरिया फ्रेमिंग में 91% एरिया यूज़ हुआ था फिल्म का, मेन डायमीटर फ्रेमिंग में 96% यूज़ हुआ है और इसमें 100%। लेकिन इमेज एरिया जो अनयूज्ड होता है वो यहाँ पे 0% था, यहाँ पे 9%, यहाँ पे 16% और यहाँ पे क्या है 36%। ठीक है, तो रिलेटिव इमेज साइज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1.13 है, यहाँ पे 1.21 है, यहाँ पे 1.41। इसी वजह से हम कहते हैं कि इक्वल एरिया फ्रेमिंग और मीन डायमीटर फ्रेमिंग इज़ रिकमेंडेड। ठीक है, ये जो इक्वल एरिया फ्रेमिंग है और ये जो मीन डायमीटर फ्रेमिंग है ये हम रिकमेंडेड होते हैं मोस्टली क्लिनिकल सिचुएशंस में। ठीक है, क्योंकि ना तो ओवर होंगी या फिर ना ही अंडर होंगी। उसके बाद हम सिनी फ्लोरोग्राफी की अगर हम बात करें, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फ्लोरोस्कोपिक इमेज ऑन मूवी या फिर सिनी फिल्म। ठीक है, तो उसको हम सिनी फ्लोरोग्राफी कह सकते हैं। इसमें 2 फिल्म साइजेस हम यूज़ करते हैं जो कि रूटीन में 16 और 35 mm होते हैं। सिनी कैमरा कि अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स में अगर हम देखें तो इसमें लेंसेज होते हैं, आइरिस डायाफ्राम, शटर, अपर्चर, ठीक है, प्रेशर प्लेट, पुल डाउन आर्म एंड फिल्म ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो ये डिफरेंट इसके कंपोनेंट्स हैं जो कि सिनी कैमरा में होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये शटर है, ये अपर्चर है, ये शटर है। ठीक है, यहाँ पे ये अगर आप देखें तो ये प्रेशर प्लेट है, ये पुल डाउन आर्म है। ठीक है, ये सप्लाई है और ये टेक अप, ये सप्लाई रील और ये टेक अप रील है। ठीक है, तो ये हमारे पास है सिनी कैमरा। टीवी इमेज रिकॉर्डर्स, टेप रिकॉर्डर यूज फॉर बोथ रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक। कि हम हमारे पास डेफिनेटली हमें पता है, रिकॉर्डर से हमें समझ आती है कि अगर रिकॉर्डर है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके सेव कर सकते हैं और दोबारा से उसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, एज अ रिकॉर्डर रिसीव वीडियो सिग्नल फ्रॉम द कैमरा कंट्रोल यूनिट। एज अ रिकॉर्डर इसने क्या किया, वीडियो सिग्नल को कैमरा कंट्रोल यूनिट से रिसीव कर लिया। फॉर प्लेबैक, ठीक है, फॉर प्लेबैक ट्रांसमिट द सिग्नल टू वन और मोर सेवरल टीवी मोनीटर्स। कि अगर हमने उसको प्ले करके देखना है तो उसी सिग्नल को उसने क्या किया, टीवी मोनीटर्स पे ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि एक भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद हम कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो इसमें मैग्नेटिक ट्यूब है। ठीक है, उसके बाद राइटिंग हेड है, टेप ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, अब ये जो राइटिंग हेड है ये कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द मैग्नेटिक फील्ड फॉर रिकॉर्डिंग एंड कन्वर्ट्स मैग्नेटिक सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर रीप्ले। ठीक है, इलेक्ट्रिकल को मैग्नेटिक में, उसके बाद मैग्नेटिक को फिर इलेक्ट्रिकल में ये कन्वर्ट करता है, ये जो राइटिंग हेड होता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ टेप रिकॉर्डर। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये इनपुट इमेज है, रिकॉर्ड एम्पलीफायर है। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड होगा, उसके बाद हमारे पास या तो सेव हो जाएगा या फिर ये कहते हैं कि हम इसको प्लेबैक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम प्लेबैक के लिए यूज़ कर सकते हैं तो अब ये जो हमारे पास अगर हम देखें तो ये सप्लाई रील है। ठीक है, ये हमारे पास टेकअप रील है कि एक दे रहा और दूसरा ही वहाँ से ले रहे। अब रिकॉर्ड हमने कहा था कि यहाँ से हमारे पास क्या है, वीडियो सिग्नल आता है, उसके बाद ये तो रिकॉर्ड होके क्या है एक जगह पे हम उसको सेव कर लें। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, राइटिंग हेड, जिसमें क्या होगा कि सिग्नल जो है इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिकल में और उसके बाद मैग्नेटिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, फिर ये हमारे पास प्लेबैक एम्पलीफायर आ जाता है और वो ट्रांसफ़र करता है, अगर हमने इमेज को प्ले करके देखना है, प्लेबैक देखना है तो टीवी मॉनिटर्स पे, जो कि एक भी हो सकता है और मोर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है ये राइटिंग हेड। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मैग्नेटिक सिग्नल ऑन अ टेप। ठीक है, ये मैग्नेटिक टेप है। ठीक है, ये हमारे पास था वीडियो सिग्नल। ठीक है, अब ये यहाँ पे है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें मैग्नेटिक टेप है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये विदाउट रिकॉर्डेड सिग्नल। ठीक है, अब यहाँ पे ये है हमारे पास विद रिकॉर्डिंग सिग्नल।
तो ये हमारे पास क्या है, ये वीडियो सिग्नल जो यहाँ 0 से आ रहा है, ठीक है, ये एक फील्ड है और ये दूसरा फील्ड है, ठीक है, ये इसमें से पास हो रहा है। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे विदाउट रिकॉर्डेड सिग्नल है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कोई भी इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन जब इस पे वोल्टेज अप्लाई होगा तो डेफिनेटली फिर मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन जो है वो अप्लाई होगी, ठीक है, ये जो गैप है ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये अलाइन होना स्टार्ट होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, डिजिटल फ्लोरोग्राफी, digital charge coupled device CCD of TV cameras are rapidly replacing conventional TV cameras in fluoroscopic systems, ठीक है, कि ये जो CCD है उसने क्या है, रैपिडली क्या किया है, ये जो कन्वेंशनल टीवी कैमरास थे उसको रिप्लेस कर दिए। एंड एनालॉग, डेफिनेटली एनालॉग का तो अब दौर ही नहीं है, अब जो चीज़ें हैं वो डिजिटल पे कन्वर्ट हो रही हैं। एंड एनालॉग हाई रेजोल्यूशन में अगर हम देखें तो 1023 lines TV camera has a vertical resolution of about 358 lines per, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं ये जो हाई रेजोल्यूशन CCD कैमरा है वो क्या है, विद अ 1024 इंटू 1024 मैट्रिक्स विल प्रोवाइड इक्वलेंट वर्टिकल रेजोल्यूशन, ठीक है। However, the digital camera will have the same vertical and horizontal resolution, whereas the horizontal resolution of the analog camera is defined by its electronic band pass, ठीक है, कि इसमें हमारे पास इक्वल डिजिटल जो कैमरा होता है इसमें इक्वल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन होती है जो कि हम कहते हैं 1024 इंटू 1024 होती है। लेकिन ये जो कन्वेंशनल होते हैं ये एनालॉग होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन होती है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक बैंड से जो है वो डिफाइन करते हैं। अब इसमें एनालॉग में हाई रेजोल्यूशन जो होती है वो 1023 लाइन, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रेजोल्यूशन की बात नहीं हो रही। फॉर अ 15 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ इमेज इंटेंसिफायर इनपुट, इनपुट का अगर डायमीटर 15 सेंटीमीटर है, द लिमिटिंग रेजोल्यूशन ऑफ CCD कैमरा कितनी होगी, वुड बी 358 लाइन पेयर पर 150 mm, ठीक है, और 2.4 लाइन पेयर पर mm 1 mm, ठीक है। दिस रिजल्ट इज अबाउट हाफ द रेजोल्यूशन ऑफ अ फोटो स्पॉट फिल्म, इसकी वजह से जो रेजोल्यूशन है वो कितनी हो गई है, हाफ हो गई है, ठीक है, एज कम्पेयर टू फोटो स्पॉट। दिस रेजोल्यूशन, अब ये जो रेजोल्यूशन का डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, कि जो रेजोल्यूशन कम हुई है ये किसकी वजह, इज मेड अप फॉर बाय द ability ऑफ डिजिटली इंक्रीज डिस्प्ले कंट्रास्ट, ठीक है, कि ये जो रेजोल्यूशन अगर कम हुई भी है तो जब हमारे पास इमेज जो है वो डिजिटली डिस्प्ले होगी तो हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं कंट्रास्ट को, ठीक है, जब कंट्रास्ट इंक्रीज होगा। अब ये जो डिजिटली इंक्रीज हो रहा है डिस्प्ले कंट्रास्ट, उसके बाद डिजिटली डिस्प्ले की वजह से रिड्यूस हो रहा है नॉइस और इन्हेंस हो रहा है एजेस, ठीक है, क्योंकि ये डिजिटल इमेज है। डिजिटल इमेज और एनालॉग इमेज में ये डिफरेंस होता है कि जब इमेज डिस्प्ले होता है तो उसमें भी रेजोल्यूशन इंक्रीज होती है, कंट्रास्ट इंक्रीज होता है, तो इसी वजह से ये जो रेजोल्यूशन कम हुई थी वो यहाँ पे आके ओवरकम हो जाती है जब डिजिटल इमेज डिस्प्ले होता है। देयर आर सेवरल अदर एडवांटेज टू डिजिटल फोटो स्पॉट images. Mechanical devices are not needed for film transport. नंबर 1, पहला तो ये था ना कि हमारे पास कंट्रास्ट उसका इंक्रीज हो गया, रिड्यूस नॉइस हो गया, उसके बाद जो एजेस हैं वो भी इंक्रीज हो गए हैं, इन्हेंस हो गए हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि यहाँ पे कि हमें फिल्म जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिकल डिवाइसेस थे वो उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद हम कहते हैं ये जो फिल्म प्रोसेसिंग वो भी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इमेजेस कैन बी व्यू इमीडिएटली, ठीक है, और उसके बाद भी हम इवन बाद में हम उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में अपने पास देख सकते हैं और उसी टाइम पे भी देख सकते हैं। द लीनियर रिस्पॉन्स ऑफ द डिजिटल सिस्टम मेक्स इट वेरी फॉरगिविंग ऑफ अंडर एंड ओवर एक्सपोजर। उसके बाद अगर हम फ्लोरोस्कोपी इक्विपमेंट कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें
The basic configurations include radiography and fluoroscopy tables with either an under table or over table X-ray tube and fixed CM एंड मोबाइल सियाम या फिर मिनी सियाम। अब हमारे पास इसमें 3-4 चीज़ें हैं कि हम कहते हैं कि ये जो रेडियोग्राफी फ्लोरोस्कोपी टेबल्स हैं, इसमें या तो एक्सरे ट्यूब जो वो ओवर टेबल हो सकती है या अंडर टेबल हो सकती है। उसके बाद इसमें फिक्स्ड सियाम हो सकता है, मोबाइल सियाम हो सकता है या फिर मिनी सियाम हो सकता है। अब सबसे पहले हम कहते हैं कि ये जो रेडियोग्राफी फ्लोरोस्कोपी यूनिट है विद अंडर टेबल एक्सरे ट्यूब, मोस्ट कॉमन फ्लोरोस्कोपी इक्विपमेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है। अंडर टेबल जो फ्लोरोस्कोपी इक्विपमेंट है ये मोस्ट कॉमन है। उसके बाद हम कहते हैं द एक्सरे ट्यूब एंड कॉलीमीटर्स आर माउंटेड बिलो द टेबल टॉप विद द इमेज इंटेंसिफायर, ठीक है, टॉवर माउंटेड अबव द टेबल ऑन अ कैरेज दैट कैन बी पेंड ओवर द पेशेंट, ठीक है। इन एडिशन द स्टैंडर्ड फ्लोरोस्कोपी इमेजिंग चेन, जिसको हम रेडियोग्राफी एंड फ्लोरोस्कोपी सिस्टम कहते हैं, इंक्लूड एन ओवरहेड एक्सरे ट्यूब, कि उसमें ओवरहेड एक एक्सरे ट्यूब भी होती है, दैट कैन बी यूज्ड फॉर रेगुलर रेडियोग्राफी। बेशक अंडर टेबल जो फ्लोरोस्कोपी सिस्टम है वो प्रेजेंट है, लेकिन एक ओवरहेड एक्सरे ट्यूब भी प्रेजेंट होती है जो कि हम रेगुलर रेडियोग्राफी में, जनरल एक्सरे में उसको हम यूज़ कर सकते हैं विद अ बक्की इनकॉर्पोरेटेड इन द टेबल। और उसके लिए जो बक्की होती है वो टेबल के अंदर होती है, जिसमें हम जो आईपी है, जो केसेट है, वो हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम उसको दो पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं कि एक तो हमारे पास क्या है, फ्लोरोस्कोपी जो कि माउंटेड है अंडर द टेबल, और एक जनरल एक्सरे ट्यूब है जो कि ओवर द हेड है और उसको हम रेगुलर रेडियोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं। और अदर कॉमन फीचर्स इंक्लूड ए टिल्टिंग टेबल, कि ये टेबल होता है वो टिल्ट हो सकता है, उसको हम किसी भी एंगल पे टिल्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें इमेज रिकॉर्डिंग डिवाइसेस होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें अंडर टेबल एक्सरे ट्यूब, ठीक है, photograph shows an example of an radiography and fluoroscopy table that includes a spot film device and साइड माउंटेड वीडियो कैमरा। ये अगर आप यहाँ पे देखें तो जब हम एक्सपोजर करते हैं तो हमें यहाँ पे इमेज बनता हुआ नज़र आता है, तो हम ऑन द स्पॉट उसको देख सकते हैं कि हमें ये किस तरह का नज़र आ रहा हो, ठीक है। जब हमें लगता है कि ये वाला एग्जैक्ट एरिया है, ठीक है, यहाँ पे हमें बिल्कुल चीज़ जो है उससे ही क्लियर नज़र आ रही है, तो हम उसको एक्सपोज करके एक स्पॉट फिल्म भी ले सकते हैं, अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आरएफ यूनिट विद ओवर टेबल एक्सरे ट्यूब, तो ये उसके ऑपोजिट होगा। एक्सरे ट्यूब माउंटेड ओवर द टेबल विद द इमेज इंटेंसिफायर बिलो, तो यहाँ पे इमेज इंटेंसिफायर जो है वो नीचे होगी। दिस कॉन्फ़िगरेशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड पेशेंट एक्सेस, दिस कॉन्फ़िगरेशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड पेशेंट एक्सेस, ठीक है, which is helpful for interventional procedure. Radiography can be performed with the same X-ray tube and a bucky incorporated into the table. The X-ray tube can be angled to acquire angulated projections or tomograms, कि हम एक्सरे ट्यूब को एंगल कर सकते हैं, एंगल करने की वजह से हम उसको किसी भी जगह पे जहाँ पे हमने एंगुलेटेड प्रोजेक्शंस लेने हैं या टोमोग्राम्स लेने हैं तो हम वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ओवर टेबल एक्सरे ट्यूब रेडियोग्राफी एंड फ्लोरोस्कोपी सिस्टम, photograph shows a sample system that can be controlled from within the procedure room, ठीक है, कि हमारे पास क्या है कि ओवर द जो एक्सरे ट्यूब टेबल है उसके लिए हम कहते हैं कि इसका जो कंट्रोल रूम होगा वो सेपरेट हो सकता है, ठीक है, और विद इन द प्रोसीजर रूम भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास कंट्रोल पैनल है, यहाँ पे ऊपर ये हमारे पास क्या है, फ्लोरोस्कोपिक सिस्टम है, ठीक है, ये टेबल है जो कि टिल्टिंग होता है, एंगल्ड होता है, इसको हम किसी भी एंगल में मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ये हमारे पास मॉनिटर्स हैं, डिस्प्ले मॉनिटर्स, जिस पे हमें इमेज नज़र आ सकता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम कहते हैं ओवर द टेबल एक्सरे ट्यूब रेडियोग्राफी एंड फ्लोरोस्कोपी सिस्टम, photograph shows a sample system that can be controlled from within the procedure room, ठीक है, with the pedestal controls panel, कि हम उसको पाँव से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पाँव से पेडिस्टल लेफ्ट पे, ठीक है, और फ्रॉम आउटसाइड द रूम, फ्रॉम द रिमोट
डेस्क कंट्रोल के, हाँ आप उसको जो प्रोसीजर रूम है उसके बाहर एक दूसरा कंट्रोल रूम बना के उसको वहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर जो है वो एंड हो जाता है।